हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो हमने इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट खत्म कर दिया है, उसकी सीरीज खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। इसके ऊपर जो फर्स्ट लेसन का इंट्रोडक्शनल वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, तो जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो तो पहले आराम से आके प्लेलिस्ट में वो वाली वीडियो देख लेना। आई बात समझ में, क्योंकि देखो वीडियो को सीरीज वाइज देखोगे तो आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी आने वाले टॉपिक में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं रहेंगी। और भाई इस सीरीज के नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो आपको नोट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहां हम बात करेंगे मोनोपोली के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो देखो, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, हमें समझना है कि मोनोपोली के अंदर डिमांड कर्व कैसा होता है। जिनको नहीं पता मैं वापस याद दिला देता हूं, मोनोपोली का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी इंडस्ट्री के अंदर एक सिंगल सेलर होना, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप के गुड्स या फिर सर्विसेज एक सिंगल कंपनी प्रोवाइड करे, उस वो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मोनोपोली, कि वो मोनोपोली एंजॉय कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो इंडियन रेलवेज एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, इंडिया के अंदर जो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, सेम रेट पे, सेम प्राइस लेवल पे। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है, मोनोपोली एंजॉय कर रही है ये कंपनी। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब मोनोपोली के अंदर हमारा जो डिमांड कर्व वो कैसा होता है उसको समझते हैं। पहले तो मैं ये बात समझता हूं कि मोनोपोली में वो जो कंपनी है, वो कंपनी बोलो चाहे उसे बोलो इंडस्ट्री खुद, क्योंकि वो इंडस्ट्री बन चुकी है। क्योंकि इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पे एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज हो, लेकिन मोनोपोली में एक ही वही कंपनी है, क्योंकि वही उस तरह के गुड्स या फिर सर्विसेज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रही है। तो सिंपल सी बात है, वो हमारी क्या हो जाएगी, यहां से वही कंपनी हमारी क्या बन जाएगी, इंडस्ट्री। लेकिन अगर मैं रेलवे से बात करूं तो इंडियन रेलवेज क्या अपने आप में कंपनी भी है और इंडस्ट्री भी है, क्योंकि कोई और इस प्राइस लेवल पे सेम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज द इंडस्ट्री विच मींस इट इज बोथ प्राइस मेकर, यानी कि वो प्राइस मेकर भी है एज वेल एज प्राइस टेकर भी है, यानी कि उसका जो मन करे अब वो प्राइस चार्ज कर सकता है, यानी कि वो प्राइस मेकर कहलाता है। यहाँ पे वो प्राइस टेकर नहीं है, प्राइस मेकर है, कि जो मर्जी प्राइस ले। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर पूरी दुनिया में मैं इकलौता बच जाऊं इकोनॉमिक्स का टीचर, तो मैं जो मर्जी चार्ज करूं लोग मुझे पे करेंगे। आई बात समझ में? फिर तो मैं चार्ज करने लगेगी, जो मेरे व्यूज पे व्यूज आएंगे। आई बात समझ में? यानी कि तो यहाँ पे यही हो रहा है। मोनोपोली में क्या होता है, जहां पे एक तरह के गुड्स से एक तरह के सर्विसेज जब एक सिंगल सेलर प्रोवाइड करता है तो प्राइस मेकर होता है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है कि वो किसी और के पास जाके पढ़ सके या फिर किसी और के पास जाके वो सर्विसेज ले पाए, उस तरह गुड्स ले पाए। क्यों? क्योंकि सब प्रोवाइड ही एक ही बंदा कर रहा है पूरी दुनिया में। आई बात समझ में? तो ये चीज होती है हमारी मोनोपोली। तो वो क्या होता है, हमारा प्राइस मेकर भी होता है, प्राइस टेकर भी होता है। बात ये प्राइस मेकर तो समझ में आ गया कि वो जो मर्जी प्राइस चार्ज करे, लेकिन वो प्राइस टेकर क्यों है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडियन रेलवेज की, क्या वो बोला प्रॉफिट कमाती है? नहीं। क्यों नहीं कमाती? क्योंकि मानता हूं कि उसकी मोनोपोली है, पर वो क्या है, गवर्नमेंट ओनरशिप के अंदर है। तो गवर्नमेंट जो प्राइस उसे देती है उसे वही चार्ज करना पड़ता है, चाहे उसको लॉस हो चाहे उसको प्रॉफिट। तो इस केस में वो प्राइस टेकर भी है। ठीक है, तो अनलाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो एज वेल एज प्राइस टेकर अनलाइक परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, वेयर इंडस्ट्री सेट द प्राइसेस, यहां पे इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है। यानी कि जो हमारे डिमांड और फोर्सेस होते हैं, क्या डिमांड फोर्सेस में क्या आते हैं, हमारे डिमांड और सप्लाई, जो हमारे मार्केट फोर्सेस होते हैं जिनके जरिए प्राइस डिराइव किया जाता है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो अब ये देखो, ये ग्राफ है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन का, इसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। यहां पे बिल्कुल मारामारी चल रही है। जैसे मान लो यही मार्कर है, अब इंडस्ट्री ने बोला कि भाई ये मार्कर चाहे कोई कंपनी कितने में बनाए, बेचना 20 रुपए में ही है। तो ये क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि कोई भी इस फील्ड के अंदर एंटर कर सकता है, कोई बंदा मार्कर बेच सकता है, लेकिन उसे बेचना कितने में होगा, सेम प्राइस लेवल 20 रुपीज, चाहे उसे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। अब कंज्यूमर के पास भी चॉइस है, चाहे वो ए दुकानदार से मार्कर खरीदे, चाहे वो बी से खरीदे, चाहे सी से खरीदे, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, होमोजेनियस गुड्स बेचे जा रहे हैं। ठीक है, और कोई भी प्राइस लेवल एक्स्ट्रा मांग नहीं सकते। क्या होगी, प्राइस टेकर। ऐसी फॉर्म्स प्राइस टेकर कहलाती हैं जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होती है। तो ये देखो, ये है ग्राफ। अब इसमें क्या है कि आप क्वांटिटी कितनी बेच लो, क्वांटिटी कोई लिमिट नहीं है। आप 100 बेचो मारकर, 50 बेचो, 500 बेचो, 5000 बेचो, 5 लाख बेचो, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आपकी क्वांटिटी कितनी हो, प्राइस लेवल सेम रहेगा, पी डैश।
प्राइस सेम रहेगा जो किसने दिया है, इंडस्ट्री ने दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, परफेक्ट कंपटीशन वेयर इंडस्ट्री सेट्स द प्राइस एंड ऑल फर्म्स आर जस्ट प्राइस टेकर्स। जितनी भी कंपनियों सारी क्या है, प्राइस टेकर्स है, हैविंग नो फ्रीडम ऑफ सेटिंग और चेंजिंग द प्राइस। जिनके पास कोई फ्रीडम नहीं है या तो प्राइस को चेंज करने का या प्राइस को सेट करने का। तो ये होता है ग्राफ परफेक्ट कंपटीशन का। अब इसी को देखो, ये हमारे पास एक और ग्राफ है, ये हमारे पास क्या है, प्राइस लेवल। अब ये तो हमारा मोनोपोली ग्राफ कि जहां पे हमारा एमआर हमेशा लेस देन होगा एआर से। अब ये एमआर एआर क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एमआर होता है हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, एआर हमारा क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू। जिनको नहीं पता उनको पहले रिवेन्यू समझा देता हूं। रिवेन्यू का मतलब होता है कि भाई एक कंपनी अपने गुड्स या सर्विसेज को बेच के कितना पैसा जनरेट कर रही है, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, कोई कंपनी है वो 100 मार्कर बेचती है, एक मार्कर 20 का है। ठीक है, तो कितना पैसा आएगा, 2000 रुपए। तो इसको बोलते हैं रिवेन्यू। कि किसी भी चीज को बेच के जो पैसा उसको बोलते हैं क्या, रिवेन्यू बोलते हैं। अब इसका ही भाई होता है मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज, ये तो होता है टोटल रिवेन्यू। अब मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, ठीक है, पर यूनिट रिवेन्यू को बोलते हैं, मतलब एडिशनल रिवेन्यू को बोलते हैं हम लोग क्या, मार्जिनल रिवेन्यू। यानी कि अगर मैं एक यूनिट और बेच दूं, जैसे मान लो कि मैं 100 मार्कर की बजाय 101 मार्कर बेचूं, वही 20 रुपए में, तो कितना पैसा मिलेगा, 2020 रुपए। तो जो 20 रुपए बढ़ गया, हमारा क्या हो गया, एडिशनल रिवेन्यू। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं एवरेज रिवेन्यू की। एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू पर यूनिट को बोलते हैं हम लोग एवरेज रिवेन्यू। ठीक है, तो उम्मीद है तीनों चीज क्लियर हो गई होगी कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, ठीक है, और हमारा टोटल रिवेन्यू क्या होता है। अब आते हैं आगे, एक है सेट्रिस पेरिबस। अब आते ही ये कौन सा वर्ड आ गया भैया, इसका मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मैं दिलाता हूं, जिन्होंने पढ़ रखा है काफी अच्छी बात है। इंटरमीडिएट इकोनॉमिक्स में मैंने काफी जिक्र किया था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी कैसे अफेक्ट होती है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं सेट्रिस पेरिबस। भाई बात समझ में, यहां पर देखो, प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। क्यों, अब बात ये प्राइस फॉल होने से लोग डिमांड क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। मेरे भाई सोच के देखो, मान लो मैं टीचर हूं, मेरे पास 100 रुपए है, घर वालों ने कहा जा बेटे तेरे को 100 रुपए दिए, जाके मार्कर लिया, ठीक है, तेरे को पढ़ाने में हेल्प मिलेगी, मार्कर लिया। अब मेरे को पता है मार्कर 20 रुपए का आता है ना, और जब मार्कर 20 का आता है तो मैं 100 को 20 से डिवाइड करूंगा, 5 मार्कर लेके आ पाऊंगा। लेकिन जैसे मैं दुकान पे गया तो मैंने क्या देखा कि भाई मार्कर तो है, वो 10 रुपया कर दिया गया है, तो मेरी बढ़ गई परचेजिंग पावर। अब मैं 100 रुपए के अंदर 10 मार्कर लेके आ पाऊंगा, है ना, 20 से डिवाइड करूं, 10 रुपए का मार्कर हो गया है ना, तो एक 0 से 0 कट गई, 10 मार्कर आएंगे, तो मैं रंग बिरंगे मार्कर लेके आऊंगा ताकि बच्चों को पढ़ने में और अच्छा लगे, लाल काले नीले हरे गुलाबी, है ना। तो ये होता है हमारा जादू। अगर प्राइस कम हो जाए तो प्राइस कम हो गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई, डिमांड बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये होता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, प्राइस फॉल्स, अगर प्राइस फॉल हो तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, अब आगे समझते हैं टोटल रिवेन्यू। अब यहां पे कुछ रिलेशन पढ़ेंगे हम टोटल रिवेन्यू के बीच में, मार्जिनल रिवेन्यू के बीच में और एवरेज रिवेन्यू के बीच में। और ध्यान रखना अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होता है, किसको, एक मोनोपोली कंपनी को। आई बात समझ में, ऐसे कौन सी स्टेट है जहां पे वो लॉस में रहता है, ऐसी कौन सी स्टेट है जब वो ब्रेक इवन पे आता है। अभी ब्रेक इवन क्या होता है बात करेंगे भाई अगली वीडियो में, और कब ऐसा होगा जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कर रहा होता है, वो समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो टोटल रिवेन्यू दस फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले इंक्रीज करता है। देखो जरा, अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं, टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, रीचेस इट्स मैक्सिमम, फिर अपने मैक्सिमम को रीच करता है। ठीक है, कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर एक बिजनेस एक पॉइंट पे आगे क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट होने का मतलब क्या है कि अब वो उससे फालतू प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग, और जब वो फॉल करना शुरू कर देता है, बट इट ऑलवेज नॉन जीरो एंड पॉजिटिव, पर हमेशा क्या रहता है, नॉन जीरो एंड पॉजिटिव। क्योंकि अगर प्रॉफिट नेगेटिव, देखो प्रॉफिट नेगेटिव में कैसे होगा, ठीक है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, फिर हमें फिर वो बिजनेस चलने का बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट लगातार इंक्रीज करता है, फिर एक पॉइंट पे आके स्टेबल हो जाता है, और फिर प्रॉफिट डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आगे आते हैं यहाँ पे, अब समझेंगे रिलेशन। तो AR एंड MR आर फॉलोइंग, हमेशा एवरेज रिवेन्यू
और मार्जिन फॉल करते रहते हैं, ठीक है। बट एआर जो है ना हमेशा हायर रहेगा, हायर देन एमआर एज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी है आउटपुट की वो लगातार बढ़ती रहती है। तो अगर मैं मोनोपोली की बात करूं तो एआर लगातार एमआर के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब समझते हैं रिलेशन किसका, टोटल रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू का। काफी इजीली आपको ग्राफ समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे एमआर घट रहा है टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, एमआर घट रहा है टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे है, ठीक है। लेकिन जैसे ही टोटल रेवेन्यू को अपने मैक्सिमम को टच किया, यानी कि टोटल रेवेन्यू अधिकतम हो गया, सबसे ज्यादा जो हो सकता है, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और जैसे ही हमारा टोटल रेवेन्यू फॉल करना शुरू हो गया, एमआर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होता है क्या, टीआर और एमआर के बीच में। यानी कि अगर टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है तो एमआर हमारा पॉजिटिव रहेगा बट घटेगा, ठीक है। अगर हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो गया तो एमआर हमारा 0 हो जाएगा, और जैसे हमारा टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करना शुरू कर गया, हमारा एमआर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, तो एमआर इज पॉजिटिव बात कर चुके थे, एज लॉन्ग एज टीआर इज इंक्रीजिंग, पहला रिलेशन हमारा एमआर जो है वो पॉजिटिव रहेगा जब तक हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। जब हमारा टीआर मैक्सिमम हो जाएगा, एमआर बिकम्स 0, एमआर 0 हो जाएगा। दूसरा रिलेशन टीआर और एमआर के बीच में। और तीसरा क्या है, व्हेन टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग, अगर हमारा टीआर फॉल करना शुरू कर गया, एमआर बिकम्स नेगेटिव, एमआर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। उम्मीद है आपको यहां तक किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस क्वेरी को पूरी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसी टॉपिक के एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। और किसी बच्चों को इस सीरीज के नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है, 9667836336। अब इसको जो उतारना है वो उतार ले।